नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौबात की एक बात का। सौबात की एक बात में आज नकल पर मचे घमासान के बीच राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनकी जाति के अपमान का आरोप लगाया। तमिलनाडु में मिगजॉम तूफान के बाद से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 20,000 लोगों की जान पर आफत आ गई, जिन्हें बचाने के लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी। पाकिस्तान पर उसके पड़ोसी देश ईरान ने भी आतंकियों को पालने पोसने का आरोप लगाते हुए पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी। और आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहां के सबसे बड़े ज्वालामुखी के भी फटने का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद हजारों लोगों को जान का डर सताने लगा। बड़ी खबर आई तमिलनाडु में कुदरत के कोहराम से जुड़ी। 4 दिन पहले वहां आसमान से बरसी आफत ने हाहाकार मचा दिया। दक्षिणी तमिलनाडु के कई जिलों में आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और एक ही दिन में वहां इतनी बारिश हुई कि 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। बाढ़ की वजह से कई जगह सड़कें बह गई और कई पुल टूट गए। राहत बचाव के काम में सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान तैनात कर दिए गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से तमिलनाडु में हालात बेकाबू हो गए। दक्षिणी तमिलनाडु के 5 जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई। कई जिलों से बाढ़ का खौफ भर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ का पानी सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस सड़क से गुजर रहे 7 बड़े बड़े ट्रक वहीं फंस गए। सड़क पर बहते पानी में फंसे सभी ट्रक आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दिए। बाढ़ का पानी ट्रकों के केबिन यानी ड्राइवर की सीट तक पहुंच गया था। एनडीआरएफ के कुछ जवान वहां फंसे ट्रक ड्राइवरों के रेस्क्यू की कोशिश करते दिखे। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक ट्रक के पास एक ऑटो फंसा दिखाई दिया। बचाव टीम की नजर जैसे ही उस ऑटो की तरफ गई, एक बचाव कर्मी उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। इस दौरान वहां मौजूद लोग ऑटो वाले को जोर जोर से आवाज देते सुनाई दिए। हालांकि बाद में ड्राइवर और बचाव कर्मी ने धक्के लगाकर उस ऑटो को सड़क के किनारे पहुंचाया। लेकिन लगातार चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले में हालात सुधर नहीं रहे। मौसम विभाग के मुताबिक वहां पर एक ही बार में 95 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से सब कुछ डूब गया और पूरे जिले में चारों तरफ बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। तुत्तुकुड़ी से सामने आए वीडियो में पानी की तेज धारा सड़क के ऊपर से बहती दिखी। पानी की रफ्तार के साथ नदी में बह जाने के डर से लोग सड़क पार करने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन पर बैठ गए। जिसको जहां जगह मिली उस मशीन पर वहीं लटक गया। कुछ लोग आगे के हिस्से में तो कुछ लोग ड्राइवर के केबिन में घुसे दिखाई दिए। सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ लोग इस तरफ आने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का इंतजार करते दिखे। इसी बीच लाल रंग की एक कार बाढ़ के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती नजर आई, जबकि मोटरसाइकिल के साथ एक शख्स खुदाई करने वाली मशीन पर बैठकर सड़क पार करता दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी तमिलनाडु के विरुधुनगर, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुड़ी, तेनकाशी और कन्याकुमारी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना और वायुसेना को भी तैनात कर दिया गया। और सेना और वायुसेना के जवान दिन रात बुलाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने में जुट गए। हालांकि बाढ़ की वजह से कई जगहों पर सड़कें कट चुकी हैं और नदियों पर बने पुल पानी के तेज धार की वजह से बह गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तुत्तुकुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में चारों तरफ बाढ़ का मटमैला पानी फैला दिखा। पानी की तेज धार की वजह से एक सड़क कुछ जगहों पर पूरी तरह कटकर बह गई। एक दूसरे वीडियो में रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। दरिया बन चुकी सड़क को पार करने के लिए लोग ट्रैक्टर और मिट्टी खोदने वाली मशीन का सहारा लेते दिखे। तमिलनाडु में तबाही चक्रवाती तूफान के बाद आई मूसलाधार बारिश की वजह से हुई। दक्षिणी तमिलनाडु में 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राज्य सरकार ने हालात पर नजर बनाए रखने के लिए 24 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों को तैनात कर दिया।
और बाढ़ में लोगों की मदद कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए 300 से ज्यादा वायरलेस सेट भेज दिए गए। लेकिन बाढ़ की वजह से कई जिलों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे वहां रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मुश्किल हालात में भी सेना और वायुसेना के जवान जान पर खेलकर लोगों को बचाते दिखे। यानी तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। तमिलनाडु में सड़कों पर पानी भरने से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो जहां था वहीं फंस गया। बाढ़ में फंसे लोगों तक वायुसेना के जवानों ने राहत सामग्री पहुंचाई। खाने के छोटे छोटे पैकेट तैयार किए गए और हेलीकॉप्टर की मदद से छतों पर शरण लिए हुए लोगों तक पहुंचाए गए। तूतुकुड़ी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों तक जैसे ही खाने का पैकेट पहुंचा, लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। वहीं तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर ने 350 किलोग्राम राहत सामग्री के साथ उड़ान भरी। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, सूखे मेवे और दवाएं भेजी गयी। सेना ने बताया कि बीते 4 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में 5.5 टन राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा चुकी है। यानी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्रीय एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सरकारी स्कूलों में राहत शिविर बनाए गए। बाढ़ की वजह से सड़कें तो डूबी ही, कई जगह रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। और इसी वजह से करीब 800 रेल यात्री तूतुकुड़ी जिले में श्री वैकुंठम रेलवे स्टेशन पर फंस गए। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक श्री वैकुंठम और सेंदुंगनल्लूर के बीच रेल ट्रैक पानी में डूब गया और कई जगह रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए डाली गई गिट्टियां बह गईं, जिसके बाद रेल यातायात को बंद कर दिया गया और स्टेशन पर 800 रेल यात्री फंस गए। हालांकि बाद में श्री वैकुंठम से 38 किलोमीटर दूर वांची मनियाची स्टेशन पर चेन्नई से एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई, जिसमें सवार होकर सभी रेल यात्री चेन्नई लौट गए। तमिलनाडु में राहत और बचाव के काम में जुटी टीम ने बताया कि विरुदुनगर जिले में सुंदर महालिंगम मंदिर में बाढ़ की वजह से 120 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तनिपराई पहुंचाया गया। और इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे राज्य में बारिश की वजह से हुए भारी नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और 2000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। क्योंकि तमिलनाडु के 5 जिलों में बारिश ने बीते 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए, सड़कें दरिया बन गईं और रेलवे स्टेशन के बाहर रेस्क्यू के लिए नाव मंगवानी पड़ गई। राज्य में आई हाहाकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली पहुंचकर तमिलनाडु में बारिश की वजह से हुए भारी नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में सेना के और ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। तमिलनाडु में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर, नौसेना और तट रक्षक बल के 2-2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। और बड़ी खबर आई विपक्षी सांसदों के निलंबन से जुड़ी। संसद के दोनों सदनों में से 145 सांसदों के निलंबन के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद वहां के हालात बेकाबू हो गए। और यही नहीं, संसद परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी सस्पेंड किए गए तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कर दिया कि सांसदों का निलंबन खत्म होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सांसदों के निलंबन का ये मुद्दा लंबा चल सकता है। सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी केंद्र सरकार के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। हालात तब बिगड़ गए जब बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि पहले से तैयार पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया।
लेकिन इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि रोके जाने के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर लगे बैरिकेड पर चढ़ गए। उनमें कई लोग पार्टी का झंडा लिए दिखे, जिन पर राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई, जबकि कुछ लोगों के हाथों में विरोध जताने के लिए काले रंग के गुब्बारे दिखाई दिए। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर खड़ा होकर नारे लगाने लगा। उसे देखकर कई दूसरे लोग भी बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। बैरिकेड के एक तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगा था, तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। हालात बिगड़ने पर बैरिकेड पर चढ़े लोगों को उतारने के लिए कई पुलिस वाले भी ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान बैरिकेड पर चढ़े एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने दूसरी तरफ खींच लिया। बाद में बैरिकेड पर चढ़े पुलिस के जवानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नीचे उतारना शुरू किया। कुछ लोग खुद ही उतर गए और जो नहीं उतरे उन्हें खींचकर नीचे उतारा गया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन नहीं थमा। पुलिस अधिकारियों के लाख समझाने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद घेराव की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पुलिस वालों से ही भिड़ गए और उसकी वजह से वहां के हालात और बेकाबू हो गए। पुलिस की लाख सख्ती और मना करने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड को लांघने पर आमादा दिखे। एक दो नहीं बल्कि कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर ही चढ़कर बैठ गए। कुछ महिला कार्यकर्ता भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गईं। इस दौरान पुलिस के जवानों ने एक महिला कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश की, जिस पर वो पुलिस वालों से ही बहस करने लगी। वक्त गुजरने के साथ वहां हंगामा तेज होता गया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद बैरिकेड पर कई पुलिस वाले चढ़ गए और फिर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खींचकर नीचे उतारना शुरू किया। बैरिकेड पर चढ़ी महिला प्रदर्शनकारियों को भी इसी तरह खींच कर नीचे उतारा गया। काफी देर तक सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के बीच बवाल होता रहा। बाद में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। और ये सारा बवाल संसद में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन से शुरू हुआ। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी। इसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 3 दिन जमकर हंगामा हुआ। इसी वजह से पिछले 3 दिनों में दोनों सदनों से 141 सांसद निलंबित कर दिए गए और अब शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 2 और लोकसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। नाम है के थॉमस चादी कदम और सीपीएम के AMRF। इन दोनों को सदन में तख्तियां दिखाने और वेल में घुसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किया गया। इन दोनों सांसदों को मिलाकर इस शीतकालीन सत्र से विपक्ष के कुल 143 सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। विपक्षी सांसदों का निलंबन का ये मामला 13 दिसंबर को शुरू हुआ था। उस रोज संसद की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी। अगले दिन 14 दिसंबर को इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए सदन में जोरदार हंगामा किया। उस दिन 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया। उनमें लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद थे। इसके बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा से 45 और राज्यसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मतलब कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। अगले दिन 19 दिसंबर को इसी मुद्दे पर लोकसभा से 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए। इसके बाद 20 दिसंबर को 2 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। मतलब कुल 143 सांसदों पर एक्शन लिया गया। और लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किए गए इन विपक्षी सांसदों के संसद में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी करके इन सांसदों के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में आने पर बैन लगा दिया। इसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष के सांसदों को जानबूझकर सस्पेंड करवाया है। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर वहां सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान विपक्ष के सांसद हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए दिखे। सांसदों के प्रदर्शन में एक बड़ा बैनर भी नजर आया, जिस पर लोकतंत्र बचाओ लिखा था। गांधी प्रतिमा के बाद विपक्ष ने
संसद के मकर द्वार के बाहर भी प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ दूसरी पार्टियों के कई नेता शामिल हुए। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों का निलंबन वापस होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए प्लानिंग के तहत सांसदों को सस्पेंड किया है ताकि 3 नए कानूनों को बिना चर्चा के पास कराया जा सके। जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मुद्दे पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाया, क्योंकि एक रोज पहले उन्होंने संसद के गेट पर बैठकर जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। इस दौरान वहां संसद से सस्पेंड किए गए कई बड़े नेता मौजूद थे। खुद राहुल गांधी भी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का वीडियो बनाते रहे, जबकि वहां मौजूद कुछ सांसद ताली बजाते और उनकी मिमिक्री पर हंसते नजर आए थे। इसी के विरोध में एनडीए की महिला सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने संसद परिसर में मार्च निकाला और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उपराष्ट्रपति धनखड़ के समर्थन में एनडीए के सांसद राज्यसभा में 1 घंटे की कार्यवाही के दौरान खड़े रहे। बाद में बीजेपी ने राहुल गांधी पर इस घटना का वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है क्या वो स्वीकार है? बीजेपी का ये भी आरोप है कि चुनावों में मिली हार से विपक्ष हताश है, इसीलिए वो देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान कर अपनी खीज निकालने में जुटा है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। शीतकालीन सत्र के 13वें दिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री या यूं कहें कि उनकी नकल उतारने का जिक्र किया और इसे एक शर्मनाक घटना बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सब कुछ जानते हुए भी वहां मौजूद किसी भी सांसद ने उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं की, जबकि सभी को इस बात का पता था कि कल्याण बनर्जी किसकी नकल उतार रहे थे। अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहाँ तक इस तरह आ गया क्या? उनका ये भी आरोप है कि कल्याण बनर्जी की मिमिक्री न सिर्फ भारत के उपराष्ट्रपति बल्कि किसानों और उनकी जाति का अपमान है। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मामले में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर भी निशाना साधा। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के मुद्दे पर जाट समुदाय के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उपराष्ट्रपति राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और वो जाट समुदाय से आते हैं। इसी वजह से उनका अपमान होने से जाट समुदाय के लोग भड़क गए। बाकायदा जाट समुदाय के लोगों ने कांग्रेस की एक सांकेतिक अर्थी भी बनाई और फिर उस अर्थी को आग के हवाले कर दिया गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग सड़क पर रखकर एक अर्थी को सजाते दिखाई दिए। ये अर्थी असली नहीं बल्कि सांकेतिक थी। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उस अर्थी में आग लगा दी। जो लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे उन्होंने एक सांकेतिक अर्थी भी बनाई थी जिस पर कांग्रेस लिखा गया था और आप देखेंगे कि उसको भी आग के हवाले ये कर दिया गया है। इस दौरान वहाँ बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोगों की भीड़ नजर आई। ज्यादातर लोगों के हाथों में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां दिखाई दी, जबकि कुछ लोग पुलिस की तरफ से लगे बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाते रहे। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें समझाने और प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, धरना देना, रास्ते को रोकना
व नारेबाजी करना कानूनी अपराध है। हालांकि पुलिस के लाख मना करने के बाद भी जाट समुदाय के लोगों का ये प्रदर्शन नहीं रुका। यही नहीं, जाट समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के माफी नहीं मांगने पर 24 दिसंबर को कांग्रेस सांसदों के घरों का घेराव करने की चेतावनी दी। हालांकि एक दिन पहले मिमिक्री पर मचे बवाल के बाद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी सफाई दे दी। कल्याण बनर्जी के मुताबिक वो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल कर ही नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने तो कभी राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को सदन की कार्रवाई चलाते हुए देखा तक नहीं। यहाँ तक कि संसद भवन के मकर द्वार पर मिमिक्री करते वक्त उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया था। I have never taken anyone's name. I have not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha. It's a mock parliament was going on. संसद भवन के मकर द्वार का ये वीडियो उस वक्त का है जब सस्पेंड किए हुए ज्यादातर सांसद वहां बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। संसद की सीढ़ियों पर सांसद ऐसे बैठे थे जैसे खुले आसमान के नीचे उनका सदन चल रहा हो। यानी संसद से सस्पेंड किए गए सांसदों को जब सदन में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने इन्हीं सीढ़ियों पर अपनी संसद लगा ली थी। बीच में खड़े कल्याण बनर्जी विपक्ष की इस संसद को ऐसे चलाते दिखे जैसे वो स्पीकर के आसन पर बैठे हों। उनके हाव भाव देखकर दावा किया जाने लगा था कि वो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भी कल्याण बनर्जी के तेवर नरम नहीं पड़े। He has taken on his shoulder. I'm really helpless. So are you saying Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. हालांकि टीएमसी और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच का टकराव कोई नई बात नहीं है, बल्कि जगदीप धनखड़ के साथ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का झगड़ा उस वक्त भड़का था जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर थे। उस वक्त तो दोनों नेताओं के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि राज्य में संवैधानिक संकट माना जाने लगा था। क्योंकि राज्यपाल होते हुए जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े किए थे। जगदीप धनखड़ ने बंगाल में 24 कुलपतियों की नियुक्ति को अवैध बता दिया था। बतौर राज्यपाल उन्होंने कई मुद्दों पर सीएम ममता बनर्जी से सवाल किए थे। कई बार राज्य सरकार के खिलाफ सीधा ट्विटर पर तीखे हमले किए थे, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्हें ब्लॉक कर दिया था। राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं के लिए भी राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ ने टीएमसी पर तीखे हमले किए थे। नौबत ये हो गई थी कि जगदीप धनखड़ जब तक बंगाल में राज्यपाल के पद पर रहे, बवाल कभी थमा ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई बार संवैधानिक पद पर होते हुए भी उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और कई बार बंगाल में उनके खिलाफ धरने और प्रदर्शन तक हुए। लेकिन इस बार टीएमसी और जगदीप धनखड़ के बीच मचे विवाद के घेरे में राहुल गांधी भी आ गए। विवाद की वजह कल्याण बनर्जी का वही वीडियो बना जिसमें वो जगदीप धनखड़ की नकल करते दिखे, क्योंकि उस वीडियो में सामने की तरफ राहुल गांधी भी खड़े हुए दिखे। सस्पेंड हो चुके सांसदों की इस सभा में राहुल गांधी बिल्कुल अलग खड़े थे। कल्याण बनर्जी को एक्टिंग पर हंसी के ठहाके तो कई सांसदों के छूट रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के हाथों में मोबाइल कैमरा था। निलंबित सांसदों की नकली संसद में स्पीकर बने कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम तक पुकारा, जिसका हल्के फुल्के अंदाज में राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। लेकिन इस डमी संसद का वीडियो बना रहे राहुल गांधी को बीजेपी ने घेर लिया। राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर बैठकर जगदीप धनखड़ ने भी दोनों दिन राहुल गांधी को ही निशाना बनाया। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहाँ तक इस तरह आ गया क्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राज्यसभा चेयरमैन के ही नहीं बल्कि किसानों और जाट समुदाय तक के अपमान के आरोप लग गए। इसीलिए राहुल गांधी भी सफाई देने के लिए सामने आ गए। राहुल गांधी ने किसी का अपमान करने की बात को बेबुनियाद बताया और इस पूरे मसले को सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश करार दे दिया।
हालांकि उन्होंने वीडियो बनाने की बात से इनकार नहीं किया। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी ने भी इस घटना पर सफाई दी। उनकी जात और धर्म नहीं होती, उनका कर्तव्य का बोध होता है, और कर्तव्य का बोध है संविधान की रक्षा करना। हालांकि बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी ही रहे। देश के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला फूंका। बड़ी खबर आई आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी। आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी फटने के बाद वहां के सबसे बड़े काटला ज्वालामुखी पर भी खतरा मंडराने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेकिनस प्रायद्वीप में 800 से ज्यादा भूकंप के झटकों के बाद धरती से जिस तरह लावे का दरिया फूट पड़ा, उसी तरह काटला ज्वालामुखी के भी जल्द फटने की संभावना है और इसे आइसलैंड के लिए बहुत बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काटला आइसलैंड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और यह औसतन 100 साल में 2 बार फटता है। आखिरी बार इसमें 1918 में विस्फोट हुआ था और इसीलिए वैज्ञानिक ये अंदेशा जता रहे हैं कि आइसलैंड में ज्वालामुखी के रूप में महाप्रलय आने वाला है। माना जा रहा है कि आइसलैंड का सबसे बड़ा काटला ज्वालामुखी अगर फट गया तो वहां महातबाही मच जाएगी। इतनी बड़ी तबाही कि जो रेकिनस प्रायद्वीप में फटे ज्वालामुखी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी। वहां के वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह 800 से ज्यादा भूकंप के झटकों ने रेकिनस प्रायद्वीप को लावे से भर दिया, उसी तरह अगर काटला ज्वालामुखी फट गया तो वो आइसलैंड के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर देगा। आंकड़ों के मुताबिक आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप जहां ज्वालामुखी फटा है, वहां से काटला ज्वालामुखी करीब 175 किलोमीटर दूर है और औसतन काटला ज्वालामुखी 100 साल में 2 बार फटता है। आखिरी बार इसमें 1918 में विस्फोट हुआ था। इसलिए अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द ही वो भी अपने रौद्र रूप में आ सकता है। और इस बीच रेकिनस प्रायद्वीप में फटे ज्वालामुखी से हालात और बिगड़ गए। वहां 800 से ज्यादा बार आए भूकंप के बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से दिन रात ज्वालामुखी से लावे की नदी बहती रही और इस खौफनाक मंजर की कई तस्वीरें भी सामने आईं। रात के अंधेरे में भी धरती से आग का फव्वारा फूटता रहा। इसकी रोशनी से वो पूरा इलाका जगमगा उठा। धरती पर करीब 4 किलोमीटर की लंबाई में आग का दरिया बहता नजर आया। इस आफत को देखते हुए आइसलैंड में पहले ही इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि ज्वालामुखी से धुएं और लावे का निकलना लगातार जारी है। यही नहीं, जिस जगह विस्फोट हुआ उसके आसपास के सभी इलाकों को खाली करा लिया गया। साथ ही जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई भी ज्वालामुखी और लावे की नदी के नजदीक ना पहुंच सके। रेकिनस प्रायद्वीप के सबसे नजदीक ग्रिंताविक शहर है, जो वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हालांकि एक दिन पहले ही एहतियातन इस शहर की एक बड़ी आबादी को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। इस महा खतरे को देखते हुए पूरे ग्रिंताविक शहर को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि रेकिनस प्रायद्वीप में जमीन फटने से करीब 4 किलोमीटर लंबी दरार पड़ चुकी है और ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भयंकर तबाही का खतरा भी बढ़ रहा है। और आइसलैंड के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये घटना अचानक नहीं हुई। कहा जा रहा है कि वहां जमीन के करीब 800 मीटर नीचे लंबे वक्त से उबलते लावे की नदी बह रही थी। यही नहीं, आइसलैंड के इसी इलाके में 2 साल पहले भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस वक्त रेकिनस प्रायद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा था। 2021 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद करीब 6 महीने तक लावा निकलता रहा। इस घटना के बाद अगस्त 2022 में भी एक विस्फोट हुआ था, जिसका लावा 3 महीने तक बहता रहा। करीब 4 लाख की आबादी वाले देश आइसलैंड में 140 ज्वालामुखी हैं और इनमें करीब 33 ज्वालामुखी सक्रिय हैं, यानी उनके फटने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि उत्तरी अटलांटिक में बसा आइसलैंड ज्वालामुखी के हॉट स्पॉट के तौर पर जाना जाता है, जहां हर 4 से 5 साल में कम से कम एक बार बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा विस्फोट
सैकड़ों भूकंप के झटकों के बाद हुआ और उनमें सबसे बड़े झटके की तीव्रता 5.2 थी। और खबर है कि वैज्ञानिक लगातार इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि रेकिनस प्रायद्वीप में ये विस्फोट कितने दिनों तक होता रहेगा। आइसलैंड की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ज्वालामुखी से लावा निकलने का सिलसिला पिछले 2 दिन से जारी है और अगर जमीन में दरारें पड़नी बंद नहीं हुई तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि जमीन फटने से लावे की नदी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो उसकी चपेट में कई इलाके आ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ के कई इलाकों का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि आइसलैंड के रेकिनस प्रायद्वीप के नजदीक बसे शहर ग्रिंताविक में पिछले 2 महीनों से इस खतरे की आहट मिलने लगी थी। भूकंप के एक के बाद एक कई झटकों से वहां के मकानों और इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी। यही नहीं, भूकंप के झटकों से ज्यादातर सड़कें कई टुकड़ों में बंट गई थी। ग्रिंताविक शहर में कई सड़कों में दरारें नजर आने लगी थी। इसी वजह से वहां के प्रशासन ने पहले से ही उस इलाके की घेरेबंदी कर दी थी। पुलिस ने भूकंप प्रभावित और ज्वालामुखी विस्फोट वाली जगह की तरफ जाने से लोगों को रोक दिया था। और इस बीच आइसलैंड की सरकार ने भरोसा दिया कि ज्वालामुखी विस्फोट का असर वहां की उड़ानों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि ज्वालामुखी से लावा निकलने के साथ साथ धुएं का भारी गुबार भी निकल रहा है जो कई किलोमीटर दूर तक के आसमान में फैल गया। और इससे आशंका जताई जाने लगी कि हालात जल्द नहीं सुधरे तो आइसलैंड में उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी। लेकिन वहां की सरकार ने भरोसा दिया कि इसकी नौबत नहीं आएगी। आइसलैंड सरकार के मुताबिक रेकिनस प्रायद्वीप में बह रही लावे की नदी आसपास के शहरों से अभी दूर है। यही नहीं, वहां के वैज्ञानिकों ने भी लोगों को राहत भरी खबर दी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट की तीव्रता कम होती जा रही है, जिसका मतलब है कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का असर अगर कई महीनों तक रहा भी तो लोगों को उतना खतरा नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। रेकिनस प्रायद्वीप से आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक की दूरी करीब 40 किलोमीटर है और वहां की सरकार ने भरोसा दिया कि रिकजेविक से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर इसका कोई असर नहीं होगा। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में आए भयानक तूफान से जुड़ा एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। उस वीडियो में वहां के एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा एक विमान 90 डिग्री तक घूमता दिखा और इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया, क्योंकि उस वीडियो में वो विमान वहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर खड़ा नजर आया। लेकिन थोड़ी देर में वो विमान चलने लगा और देखते ही देखते 90 डिग्री तक घूम गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उस विमान को कोई पायलट चला रहा था, लेकिन उस विमान में कोई नहीं बैठा था, बल्कि वो वहां आए भयानक तूफान की वजह से खुद ब खुद घूम गया। इस दौरान वो विमान वहां लगी सीढ़ियों से भी टकराया और थोड़ा आगे जाकर रुक गया, जहां एक और विमान खड़ा था। हालांकि गनीमत ये रही कि उन दोनों विमानों की टक्कर नहीं हुई, लेकिन इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां आए तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि पूरा का पूरा विमान ही घूम गया। बताया गया कि इस हादसे में उस विमान को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अर्जेंटीना में आए भयानक तूफान ने वहां के कई शहरों में तबाही मचा दी। बताया गया कि तूफान की वजह से वहां एक दीवार गिरने से 13 लोगों को उनकी जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। और इसीलिए प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें तूफान की वजह से मची तबाही साफ नजर आई। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे दिखे तो वहीं सड़क किनारे लगे कई खंभे भी गिरे नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में सामान भरने वाली गाड़ियों पर टीन शेड गिरी दिखाई दी। इसके अलावा तेज हवाओं की वजह से वहां के एयरपोर्ट पर भी काफी नुकसान हुआ और उसकी वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी बड़े बड़े पेड़ गिरे दिखे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से रास्ते साफ करने का काम किया गया, क्योंकि वहां के कई इलाकों में इतने ज्यादा पेड़ गिर गए थे कि रास्ते ही बंद करने पड़े। बताया गया कि तूफान की वजह से वहां के एक इलाके में गिरी दीवार ने 13 लोगों की जान ले ली। ऐसे में वहां के राष्ट्रपति उस इलाके का दौरा करने पहुंचे और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।
बड़ी खबर आई पाकिस्तान पर भड़के ईरान से जुड़ी। ईरान ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि उसे अपनी सीमा के पास आतंकियों पर लगाम लगानी होगी, वरना उसे ईरान के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। ईरान ने ये तेवर शुक्रवार को अपने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में हुए एक आतंकी हमले के बाद दिखाए। ईरान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर पैर पसारते आतंकियों को रोकने की जरूरत है। मतलब आतंकवाद के मुद्दे पर ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए, क्योंकि ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान अपने देश में जिन आतंकियों को पनाह देकर बैठा है वो ही आसपास के इलाकों में हमले कर रहे हैं। मतलब आतंक का जो बीज पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर बोया, अब उसके कांटे ईरान को भी चुभने लगे हैं। यही वजह रही कि उसने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। ईरान ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को अपने देश में फैले आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसे ईरान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और ईरान आपस में करीब 910 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस सीमा के पास पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, तो वहीं ईरान की तरफ से सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत इस सीमा से लगा हुआ है। और ईरान के इसी इलाके में शुक्रवार को जो हमला हुआ उसने ईरान का खून खौला दिया, क्योंकि वहां आतंकियों ने ईरान की एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया और वहां भीषण हमला बोल दिया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि ये इतना घातक था कि इस हमले की वजह से 11 पुलिस वालों की जान चली गई। इसके बाद तो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया, क्योंकि शुक्रवार को ईरान की पुलिस चौकी पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी जैश उल अदल ने ली। ये आतंकी संगठन ईरान की सीमा के करीब सक्रिय है। लेकिन ईरान का आरोप है कि इसके लड़ाके पाकिस्तान से ईरान में एंट्री लेते हैं और उसके बाद ईरान में आतंकी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। असल में ये आतंकी संगठन सुन्नी मुसलमानों के हक की बात का हवाला देता है, और ईरान में शिया मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। जैश उल अदल के मुताबिक इसी वजह से वो ईरान में मौजूद अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ता है, और इसी वजह से ईरान इन हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने का शक भी जता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी सुन्नी मुसलमानों का देश है और ईरान के मुताबिक ये आतंकी संगठन पाकिस्तान से लगने वाले बलूचिस्तान प्रांत में ही ज्यादा सक्रिय है। और उसका मानना है कि ईरान में जितने भी आतंकी हमले हुए उनके तार आखिर में पाकिस्तान से ही जाकर जुड़े। इसी वजह से ईरान के गृह मंत्री ने इस बार पाकिस्तान को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया, और उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हुए हमले के लिए आए आतंकी भी पाकिस्तान के रास्ते ही दाखिल हुए। इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान को ये नसीहत दी कि उसे सीमा के करीब मौजूद अपने इलाकों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ईरान का मानना है कि उसके यहाँ हुए अब तक के सभी आतंकी हमले पाकिस्तान के इन्हीं प्रांतों से किए गए। इसी वजह से ईरान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि उसे सीमा के पास मौजूद अपने इलाके में आतंक पर लगाम लगानी होगी, वरना उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और जैसे ही ईरान आतंक के मामले में पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, पाकिस्तान का सच एक बार फिर सबके सामने आ गया। भारत पहले से ही पाकिस्तान पर आतंकियों को पालने पोसने का आरोप लगाता आया है, और अब तो ईरान ने इशारों में ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री उसके पड़ोसी देशों के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सभी पड़ोसी देश आतंकियों की मदद करने के मुद्दे पर उसके खिलाफ हमलावर हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कश्मीर में आतंकियों को पनाह देकर भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। वहीं उसके संबंध अफगानिस्तान से भी लगातार इसी मुद्दे पर बिगड़ते जा रहे हैं, और अब ईरान ने भी उस पर आतंकियों को समर्थन देने का आरोप लगा दिया। और इस मुद्दे पर तो उसका सबसे बड़ा मददगार चीन भी उसे निशाने पर ले चुका है, क्योंकि चीन ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को इस बात के लिए बुरी तरह फटकारा था कि वो अपने देश में आतंकियों को कंट्रोल कर पाने में फेल साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ मौजूद टीटीपी के आतंकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लोगों को भी निशाने पर ले चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अब उसके सभी पड़ोसी देश हमलावर होते नजर आ रहे हैं।
और पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ ये नहीं है कि उसके पड़ोसी देश उस पर दबाव बना रहे हैं, बल्कि वो खुद भी आतंकियों की गोली से आए दिन लहूलुहान हो रहा है। उसके अपने ही देश में छिपकर बैठे आतंकी अब उसके लिए नासूर बन चुके हैं। और पाकिस्तान खुद ही आतंकियों से परेशान हो चुका है। मतलब पाकिस्तान ने आज तक जिन आतंक के सांपों को दूध पिलाया, वो अब उसी को डसने लगे हैं। हालांकि वो लगातार इसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार बताता आया है, लेकिन तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान को दहलाने वाले टीटीपी से उसका कोई वास्ता ही नहीं है, बल्कि टीटीपी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। और टीटीपी जिस इलाके में हमले कर रहा है वो है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत। ये इलाका पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास है, जिसे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का अभेद किला माना जाता है। मतलब पाकिस्तान की सीमा जिस जिस देश से भी लगती है, वहाँ आतंकियों ने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। और ये अड्डे बगैर पाकिस्तान की रजामंदी के बने हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये बात एकदम साफ है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को किसी वक्त पर पनाह दी थी, अब वो ही उसे जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार उसका पाला ईरान से पड़ा है। ईरान वो देश है जो खुद को मुस्लिम देशों का नेता मानता है। मतलब चाहे यूरोप हो या फिर एशिया, वो हर जगह मुस्लिम देशों की पैरवी करता है। और अगर वो पाकिस्तान पर बरस पड़ा तो पाकिस्तान न घर का बचेगा और न ही घाट का, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में मुस्लिमों पर अत्याचार होने का झूठा आरोप लगाकर ही वहां आतंकियों की मदद करता है। लेकिन इस बार उसका ये दांव उसी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम देशों की अगुवाई करने वाले ईरान ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान आतंकियों की मदद कर रहा है और उसी की मदद से आतंकी सीमा लांघकर न सिर्फ भारत बल्कि ईरान में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा उसे ये भी डर है कि अगर ईरान ने उससे मुंह मोड़ा तो तलवार CPEC प्रोजेक्ट पर भी लटक सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत चीन से ग्वादर तक एक आर्थिक गलियारा बनाए जाने की योजना है और इस प्रोजेक्ट के दोनों भागीदार यानी चीन और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे ईरान तक कारोबार का सीधा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर ईरान ने आतंकी हमलों की वजह से इसमें अड़ंगा लगाया तो पाकिस्तान की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। और ईरान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अपने देश में पैर पसार चुके आतंकवाद पर लगाम लगाना अब पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। इसलिए ईरान ने खुद ही आगे बढ़कर पाकिस्तान को ये भरोसा दिया कि वो इस काम में उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ईरान ने ये बात भी साफ कर दी कि इस मामले में पहला कदम पाकिस्तान को ही उठाना होगा, क्योंकि ईरान के मुताबिक ज्यादातर आतंकी संगठन सीमा के करीब मौजूद पाकिस्तानी इलाकों से ही काम करते हैं। इसलिए उन पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान को ही जरूरी कदम उठाने होंगे। हालांकि ईरान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि पाकिस्तान ये काम अकेले तो किसी कीमत पर नहीं कर पाएगा। इसलिए आतंकी संगठनों के सफाई में ईरान ने उसे मदद का भरोसा दिया, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आतंकियों से निपटने की ताकत होती तो वो आए दिन अपने यहाँ होते हमलों का ठीकरा तालिबान पर न फोड़ता। वो कभी अपनी सेना पर हुए हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराता है तो कभी वो ये आरोप लगाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी उसके यहाँ मौजूद लोगों की टारगेट किलिंग कर रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इसी बेबसी की वजह से ईरान ने ये समस्या खुद सुलझाने का फैसला लिया और उसने पाकिस्तान को ये भरोसा दिया कि आतंकियों से निपटने में वो उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। बड़ी खबर आई गाजा में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई से जुड़ी। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के हथियारों के कई गोदाम पकड़ लिए। इजरायल ने दावा किया कि इन गोदामों में हथियार बनाने का काम भी होता है। गाजा में हमास के गोदामों का पता इजरायल की 261 ब्रिगेड ने लगाया और जानकारी दी कि ये गोदाम उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के आसपास हैं और इजरायल की 261 ब्रिगेड ने हमास के हथियारों के कई गोदामों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इजरायल की सेना ने ऐसे ही एक गोदाम में रेड का वीडियो भी जारी किया और हमास के हथियारों के एक गोदाम की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। वीडियो में दिखा कि इजरायल की 261 ब्रिगेड के जवान बंदूक ताने एक मकान या यूं कहें कि हमास के हथियारों के गोदाम में घुसे और अंदर मौजूद लड़ाकों को सरेंडर की चेतावनी देते हुए गोली चला दी।
इजरायल के सैनिक एक गोली चलाकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के बीच इजरायल के सैनिकों की आवाजें भी आईं। बातचीत करते हुए इजरायल के सैनिकों ने गोदाम का कोना कोना खंगाल डाला। बंदूक ताने ये जवान मकान का चप्पा चप्पा खंगालते दिखे। उन्होंने पहले एक कमरा खंगाला और फिर दूसरे कमरे में गए और वहां रखी चीजों की जांच की। इजरायल ने एक और गोदाम का भी वीडियो जारी किया। ये वीडियो इजरायल के सैनिकों ने रेड के दौरान ही बनाया। इजरायल ने दावा किया कि इन्हीं गोदामों में हमास का हथियार बनाने का सामान रखा है। और वीडियो में ये सामान साफ साफ नजर आया, क्योंकि हमास के गोदाम में रॉकेट के आकार वाली पाइपें नजर आईं। इसके अलावा पाइप के टुकड़े भी नजर आए। इस गोदाम को एक नजर में देखकर लगा कि कबाड़ घर है, क्योंकि जंग के दौरान इजरायल की सेना ने इसे तहस नहस कर दिया। गोदाम में घुसते ही वहां कई कुर्सियां रखी हुई नजर आईं और अंदर के कमरों में रॉकेट बनाने का सामान रखा दिखा। और इजरायल ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में उसने ऐसे कई गोदामों को खत्म कर दिया और हमास की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, क्योंकि जंग के शुरुआती दिनों में ही खबर आई थी कि हमास ने दक्षिणी इजरायल में अपने गोदामों में तैयार की गई मिसाइलें दागी थी और इजरायल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया था। और गाजा में इजरायल की सेना उसी हमले का जवाब दे रही है। उत्तरी गाजा में तो हालत इतनी खराब हो गई मानो वहां खंडहर के अलावा कुछ बचा ही ना हो। इजरायल की 261 ब्रिगेड ने जबालिया कैंप के आसपास हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और टारगेट पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात ये कि उनका प्लान एक पूरी की पूरी इमारत गिराने का था। इसीलिए उन्होंने फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया और जैसे ही हरी झंडी मिली, इजरायल के एक सैनिक ने बटन दबाया। इधर बटन दबा, उधर इमारत में बम फूटा और देखते ही देखते इमारत में आग लग गई और जबरदस्त धुआं उठा। इससे पहले इजरायल के सैनिक ने एक दीवार का सहारा लेकर कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। उसने जैसे ही रॉकेट दागा, जबरदस्त धमाका हुआ, धुआं उठा और आसपास लगे शीशों के टुकड़े गिरते दिखे। हमास के हथियारों के गोदाम को ध्वस्त करने के लिए वहां बुलडोजर भी पहुंच गए और फिर शुरू हुआ एक्शन। इजरायल के सैनिक बंदूक ताने एक एक कोना छानते दिखे। उन्होंने पहले एक दरवाजा खोला, वहां छानबीन की और फिर दूसरे दरवाजे से झांक कर देखा। और इतनी छानबीन के बाद आखिरकार वो असली जगह पहुंच गए, क्योंकि आखिरकार उन्हें हमास के हथियारों का एक और गोदाम मिल गया, जहां रखे हथियार देखकर इजरायल के सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि वीडियो में जमीन पर खतरनाक हथियार रखे नजर आए। बंदूकों और उनकी गोलियों के अलावा वहां कई धमाकेदार हथियार भी थे। इजरायल के एक सैनिक ने खुद एक एक चीज की जानकारी दी। उसने पहले एक बम जैसी चीज दिखाई, फिर कुछ जैकेट दिखाई और अंत में उसने रॉकेट लॉन्चर की तरह इस्तेमाल होने वाला स्टैंड दिखाया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उसकी 261 ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के आसपास ऐसे कई गोदामों पर छापे मारे। और इस बीच उसकी सेना की दूसरी टुकड़ियों ने दक्षिणी गाजा में हमास लड़ाकों की धरपकड़ जारी रखी। इजरायल की 414वीं बटालियन ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हमास के एक बड़े लड़ाके को मारने का दावा किया और उसे मौत के घाट उतारने का वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास लड़ाका एक मकान में छिपा दिखा। उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज भी नजर आई। वीडियो में हमास लड़ाके की हर हरकत को हाईलाइट करके दिखाया गया। थोड़ी देर मकान में छिपे रहने के बाद जैसे ही उसे मौका मिला, वो रॉकेट लॉन्चर लेकर भागा और दौड़ते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत में घुसा। लेकिन जैसे ही वो अगली इमारत की ओर बढ़ा, आसमान से मौत बरसी और 2 मकानों के बीच बम गिराया गया, जिसके बाद धमाके के साथ तेज रोशनी भी दिखाई दी। इजरायल की 414वीं बटालियन ने दावा किया कि उसने बम हमास लड़ाके के ऊपर गिराया और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। यानी गाजा में उत्तर से दक्षिण तक इजरायल की सेना ने कहर बरपाया। अब तो वो मैन टू मैन मार्किंग के सिद्धांत पर काम कर रही है, क्योंकि वो पहले हमास लड़ाकों के ठिकानों और इन्हें पहचानती है और फिर हमला करती है।
उसने हमास को जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह खूब नुकसान पहुंचाया और दावा किया कि इजरायल की सेना ने हमास की 1500 सुरंगों का पता लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया। हमास की कई सुरंगों का तो इजरायल की सेना ने वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में इजरायल के सैनिक सुरंग के अंदर कार तक चलाते दिखे थे और इजरायल ने ऐसी ही एक सुरंग का एक और वीडियो जारी किया। इसमें इजरायल के कई सैनिक सुरंग में घुसने की जगह पहुंचे और फिर एक सैनिक धीरे धीरे सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। जो सैनिक सुरंग में दाखिल हुआ उसके हेलमेट पर कैमरा लगा था और इस कैमरे में सुरंग के अंदर की तस्वीरें कैद हुई। वीडियो में दिखा कि सुरंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी और सामने बहुत लंबी सुरंग नजर आई और सैनिक ने सुरंग का पूरा मुआयना किया। इजरायल ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा में ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं और हमास ने इन सुरंगों का जाल स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे फैलाया है और इजरायल की सेना सुरंगों के इसी जाल को काट रही है। और यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख फाइनेंसर सुभी फरवाना को एक हमले में मार गिराया है। यानी गाजा में हमास को पाई पाई के लिए मोहताज करने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि इजरायल के मुताबिक सुभी फरवाना अपने भाइयों के साथ मिलकर हमास की मिलिट्री विंग और उसके लड़ाकों की सैलरी के लिए करोड़ों रुपए देता था। वो ये रकम अपनी कंपनी के जरिए हमास तक पहुंचाता था और इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उसने रफा बॉर्डर के पास सुभी फरवाना को घेर कर मारा, जबकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने रफा बॉर्डर के नजदीक रात में एयर स्ट्राइक की और इस हमले में 50 लोग मारे गए। और इजरायल के मुताबिक इस हमले में हमास का बड़ा फाइनेंसर मारा गया। यानी इजरायल हमास के लड़ाकों और हमास को पैसे देने वालों दोनों को खत्म कर रहा है। खबर तो ये भी है कि सुभी फरवाना को मारने का ऑपरेशन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चलाया और इस काम के लिए मोसाद की स्पेशल यूनिट को काम पर लगाया गया। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मोसाद गाजा समेत कई और देशों में छिपे बैठे हमास लड़ाकों की तलाश कर रही है और इसी तलाश ने मोसाद को सुभी फरवाना तक पहुंचा दिया। यानी इजरायल की सेना, वायुसेना, नौसेना और मोसाद हाथ धोकर हमास के पीछे पड़े हैं और सीज फायर के दबाव से बेपरवाह हमास को खत्म कर रहे हैं। हालांकि इजरायल ने खुद माना कि हमास का अंत करने में वक्त लगेगा। इस बारे में इजरायल की कैबिनेट में सवाल भी पूछे गए और इस सवाल के जवाब में इजरायल के एक मंत्री ने लादेन का उदाहरण दिया और बयान दिया कि लादेन को मारने में अमेरिका को 10 साल लग गए थे, तो इजरायल को भी हमास का अंत करने में समय लग सकता है। इधर बिहार के बगहा से सामने आए एक वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक कंपनी के दफ्तर में घुसकर बड़ी लूट को अंजाम दिया और इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और जो वीडियो सामने आया उसने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि उस वीडियो में वो 3 बदमाश माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसते ही वहां मौजूद लोगों से मारपीट करते नजर आए। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे लोगों के बीच दहशत मच गई। असल में वो तीनों बदमाश बड़े ही आराम से उस दफ्तर में घुसते दिखाई दिए और वहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी समेत दूसरे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो लोग ग्राहक समझ रहे हैं वो ग्राहक नहीं बल्कि बदमाश हैं, जो लूट के इरादे से वहां दाखिल हुए। क्योंकि सामने आए उस वीडियो में उन तीनों बदमाशों के साथ एक आदमी भी वहां घुसता दिखा, लेकिन उन तीनों बदमाशों ने वहां गेट से उस आदमी को अंदर की तरफ धक्का दिया और इसके बाद वो तीनों भी अंदर घुस आए। इस दौरान उस दफ्तर में बैठे कर्मचारी और दूसरे लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उनमें एक बदमाश ने बंदूक की बट से गेट के पास बैठे एक आदमी को मारना शुरू कर दिया और इसके बाद उस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दहशत मच गई और वहां बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए उन 3 नकाबपोश बदमाशों के आगे बिल्कुल डरे हुए नजर आए, क्योंकि एक के बाद एक उसके साथी बदमाश ने भी उस दफ्तर में लोगों को पीटना शुरू कर दिया। सामने आए उस वीडियो में सफेद जैकेट पहना दूसरा बदमाश भी गेट के पास बैठे उस आदमी को बंदूक की बट से मारता दिखाई दिया, जबकि तीसरा बदमाश वहां मौजूद बाकी लोगों को धमकाता नजर आया और कुछ सेकंड बाद वो उस दफ्तर के अंदर की तरफ जाता दिखा।
इस बीच बाकी दोनों बदमाशों ने वहां मौजूद लोगों पर बंदूक तान दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां तीसरा बदमाश भी आ गया। इसके बाद तो वहां वो तलाशी लेता नजर आया। इस दौरान बंदूक लहराते हुए वो एक से दूसरे टेबल के पास पहुंचा और कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दिया। इस बीच उसकी नजर वहां रखे मोबाइल फोन पर गई और उसने वो मोबाइल फोन उठा लिया, जिसके बाद वो और सफेद जैकेट पहने उसके साथी बदमाश उस दफ्तर से बाहर निकल गए, जबकि तीसरा बदमाश काफी देर तक वहां मौजूद रहा। बताया गया कि बगहा के माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से सरेआम वो तीनों बदमाश कैश और कई मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। उधर जयपुर में एक साथ 3 होटलों में हुए हमले से वहां दहशत फैल गई, क्योंकि नकाब पहनकर पहुंचे कुछ बदमाशों ने उन होटलों में जमकर तोड़फोड़ की। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में कुछ बदमाश एक होटल के अंदर घुसते दिखे और लाठियों के साथ उन बदमाशों को आते देख वहां खड़ा एक आदमी बुरी तरह डर गया और वो वहां से भाग निकला, लेकिन वो बदमाश वहीं रुक गए और उस होटल में तोड़फोड़ करने लगे। उन बदमाशों ने वहां रखी टेबल और कुर्सियों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान उन्होंने वहां रखे एक फ्रिज को भी चकनाचूर कर दिया और काफी देर तक वहां तोड़फोड़ करने के बाद वो बदमाश दूसरे होटल में चले गए और वहां भी बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। वो बदमाश वहां तब तक तोड़फोड़ करते रहे जब तक वहां रखा हर एक सामान बर्बाद नहीं हो गया। इस दौरान सभी बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। बताया गया कि उन बदमाशों ने जो तोड़फोड़ की, उसके बाद उस इलाके के सभी होटल मालिक गुस्से में आ गए और उन्होंने उन बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. मूसलाधार बारिश की वजह से तमिलनाडु में हालात बेकाबू हो गए। दक्षिणी तमिलनाडु के 5 जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई। कई जिलों से बाढ़ का खौफ भर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ का पानी सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस सड़क से गुजर रहे 7 बड़े बड़े ट्रक वहीं फंस गए। सड़क पर बहते पानी में फंसे सभी ट्रक आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दिए। बाढ़ का पानी ट्रकों के केबिन यानी ड्राइवर की सीट तक पहुंच गया था। एनडीआरएफ के कुछ जवान वहां फंसे ट्रक ड्राइवरों के रेस्क्यू की कोशिश करते दिखे। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक ट्रक के पास एक ऑटो फंसा दिखाई दिया। बचाव टीम की नजर जैसे ही उस ऑटो की तरफ गई, एक बचाव कर्मी उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। इस दौरान वहां मौजूद लोग ऑटो वाले को जोर जोर से आवाज देते सुनाई दिए। हालांकि बाद में ड्राइवर और बचाव कर्मी ने धक्के लगाकर उस ऑटो को सड़क के किनारे पहुंचाया। लेकिन लगातार चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले में हालात सुधर नहीं रहे। मौसम विभाग के मुताबिक वहां पर एक ही बार में 95 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से सब कुछ डूब गया और पूरे जिले में चारों तरफ बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। तुत्तुकुड़ी से सामने आए वीडियो में पानी की तेज धारा सड़क के ऊपर से बहती दिखी। पानी की रफ्तार के साथ नदी में बह जाने के डर से लोग सड़क पार करने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन पर बैठ गए।
जिसको जहां जगह मिली उस मशीन पर वहीं लटक गया। कुछ लोग आगे के हिस्से में तो कुछ लोग ड्राइवर के केबिन में घुसे दिखाई दिए। सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ लोग इस तरफ आने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का इंतजार करते दिखे। इसी बीच लाल रंग की एक कार बाढ़ के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती नजर आई, जबकि मोटरसाइकिल के साथ एक शख्स खुदाई करने वाली मशीन पर बैठकर सड़क पार करता दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी तमिलनाडु के विरुदुनगर, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुड़ी, तेनकाशी और कन्याकुमारी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना और वायुसेना को भी तैनात कर दिया गया। और सेना और वायुसेना के जवान दिन रात बुलाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने में जुट गए। हालांकि बाढ़ की वजह से कई जगहों पर सड़कें कट चुकी हैं और नदियों पर बने पुल पानी के तेज धार की वजह से बह गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तुत्तुकुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में चारों तरफ बाढ़ का मटमैला पानी फैला दिखा। पानी की तेज धार की वजह से एक सड़क कुछ जगहों पर पूरी तरह कटकर बह गई। एक दूसरे वीडियो में रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। दरिया बन चुकी सड़क को पार करने के लिए लोग ट्रैक्टर और मिट्टी खोदने वाली मशीन का सहारा लेते दिखे। तमिलनाडु में तबाही चक्रवाती तूफान के बाद आई मूसलाधार बारिश की वजह से हुई। दक्षिणी तमिलनाडु में 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राज्य सरकार ने हालात पर नजर बनाए रखने के लिए 24 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों को तैनात कर दिया और बाढ़ में लोगों की मदद कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए 300 से ज्यादा वायरलेस सेट भेज दिए गए। लेकिन बाढ़ की वजह से कई जिलों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे वहां रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मुश्किल हालात में भी सेना और वायुसेना के जवान जान पर खेलकर लोगों को बचाते दिखे। यानी तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। तमिलनाडु में सड़कों पर पानी भरने से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो जहां था वहीं फंस गया। बाढ़ में फंसे लोगों तक वायुसेना के जवानों ने राहत सामग्री पहुंचाई। खाने के छोटे छोटे पैकेट तैयार किए गए और हेलीकॉप्टर की मदद से छतों पर शरण लिए हुए लोगों तक पहुंचाए गए। तुत्तुकुड़ी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों तक जैसे ही खाने का पैकेट पहुंचा, लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। वहीं तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर ने 350 किलोग्राम राहत सामग्री के साथ उड़ान भरी। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, सूखे मेवे और दवाएं भेजी गयी। सेना ने बताया कि बीते 4 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में 5.5 टन राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा चुकी है। यानी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्रीय एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सरकारी स्कूलों में राहत शिविर बनाए गए। बाढ़ की वजह से सड़कें तो डूबी ही, कई जगह रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया और इसी वजह से करीब 800 रेल यात्री तुत्तुकुड़ी जिले में श्री वैकुंठम रेलवे स्टेशन पर फंस गए। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक श्री वैकुंठम और सेंदुंगनल्लूर के बीच रेल ट्रैक पानी में डूब गया और कई जगह रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए डाली गई गिट्टियां बह गईं, जिसके बाद रेल यातायात को बंद कर दिया गया और स्टेशन पर 800 रेल यात्री फंस गए। हालांकि बाद में श्री वैकुंठम से 38 किलोमीटर दूर वांची मनियाची स्टेशन पर चेन्नई से एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई, जिसमें सवार होकर सभी रेल यात्री चेन्नई लौट गए। तमिलनाडु में राहत और बचाव के काम में जुटी टीम बड़ी खबर आई म्यांमार में सेना से लड़ रहे विद्रोहियों से जुड़ी। वहां विद्रोहियों ने चीन की सीमा पर एक और चौकी पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि ऐसी कई चौकियों पर म्यांमार के विद्रोही संगठन पिछले 2 महीने में कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में वहां भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहां करीब 2 महीनों से सेना और विद्रोही संगठन लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि विद्रोही संगठन सेना के हाथ से वहां की सत्ता छीनना चाहता है और इसीलिए म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद चौकियों पर तेजी से विद्रोही कब्जा कर रहे हैं।
मतलब कि म्यांमार में सेना से सत्ता की बागडोर छीनने के लिए विद्रोही संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सेना से भड़के विद्रोही म्यांमार से लगी चीन की सीमा पर बनी चौकियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। खबर है कि विद्रोही चीन की एक और चौकी में घुस आए और वहां कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां से कड़ी निगरानी भी शुरू कर दी और ऐसा करके विद्रोही संगठनों ने सीधे तौर से म्यांमार की सेना को चुनौती दे दी, क्योंकि विद्रोही संगठन इससे पहले भी चीन की 4 और चौकियों पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। बताया गया कि उन चौकियों पर तैनात चीन के सैनिक म्यांमार से होने वाली घुसपैठ को रोक रहे थे, यानी कि विद्रोही संगठनों ने म्यांमार की सेना के साथ चीन की फौज को भी पटखनी दे दी और ये विद्रोहियों के लिए बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, जो 2 देशों की ताकतवर सेना से लड़ रहे हैं। असल में चीन म्यांमार में सेना के शासन को खुलकर समर्थन कर रहा है, इसलिए म्यांमार के विद्रोही संगठन वहां की सेना और चीन के सैनिक दोनों का विरोध जता रहे हैं। और सिर्फ चीन की सेना ही नहीं बल्कि विद्रोही संगठन तो उसकी कंपनियों के खिलाफ भी विरोध जता रहे हैं, क्योंकि साल 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद बड़े पैमाने पर चीन ने वहां निवेश किए। मतलब कि म्यांमार को चीन ने एक तरह से अपना बाजार बना लिया। असल में तख्तापलट के दौरान कई देशों ने म्यांमार की सेना का विरोध किया, जबकि चीन ने वहां सेना के शासन का समर्थन करते हुए करोड़ों डॉलर निवेश कर दिए और सेना के संरक्षण में खुलकर वहां अपने व्यापार को बढ़ाया। इसलिए चीन चाहता है कि किसी भी कीमत पर वहां की सत्ता पर सेना ही काबिज रहे, ताकि उसकी कंपनियां अपने कारोबार के जाल को और फैला सकें। इसलिए चीन की कंपनियां भी म्यांमार में विद्रोहियों के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, विद्रोहियों ने तो 2 महीने पहले चीन और म्यांमार को जोड़ने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही तबाह कर दिया था, जबकि हाल के दिनों में उन्होंने चीन से सामान लेकर आ रहे ट्रकों के काफिले पर आग लगा दी थी और अब विद्रोहियों ने चीन की सेना के एक और चौकी पर कब्जा कर लिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विद्रोही म्यांमार की फौज पर भारी पड़ रहे हैं, यानी कि कभी भी सेना के हाथ से सत्ता छिन सकती है। और चीन ने जो वहां पिछले 2.5 सालों में व्यापार खड़ा किया वो पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इसलिए म्यांमार में विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी जंग की वजह से सबसे ज्यादा चीन घबरा रहा है। वहां फरवरी 2021 में सेना ने तख्तापलट कर दिया था और इससे भड़के विद्रोही संगठनों ने सेना के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। असल में विद्रोहियों का आरोप है कि वहां की सेना म्यांमार के लोगों पर जुल्म ढा रही है। इतना ही नहीं, वहां बड़ी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और इसीलिए साल 2021 से ही विद्रोही संगठन सेना के शासन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि तब म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को सेना ने जबरदस्ती सत्ता से बेदखल कर दिया था और सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली थी। हालांकि म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद तब भी वहां लोगों ने जमकर विरोध किया था, जबकि प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों को सेना ने गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया था। लेकिन पिछले 2 साल से भड़की आग अब तेज हो चुकी है। वहां विद्रोही संगठन ने सेना को घुटनों पर लाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी और विद्रोही तो ये भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने म्यांमार में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी कि विद्रोही और सेना के बीच छिड़ी जंग थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि म्यांमार में विद्रोही वहां की सेना के साथ चीन की फौज से भी मुकाबला कर रहे हैं। असल में वहां विद्रोहियों का मजबूत होना चीन के लिए ही बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसलिए म्यांमार के विद्रोही से निपटने के लिए चीन ने भी अपनी कमर कस ली और इसके लिए उसने म्यांमार से लगी अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। खबर तो ये भी आई थी कि चीन ने सीमा पर भारी भरकम तोपों को भी तैनात कर दिया। मतलब कि म्यांमार की सेना के साथ चीन को भी वहां के विद्रोहियों से हमले का डर सताने लगा, क्योंकि चीन ने न सिर्फ अपने खतरनाक हथियार तैनात किए बल्कि हाल के दिनों में उसने युद्ध अभ्यास करके भी उन विद्रोही संगठनों को चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, चीन ने तो युद्ध अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की थी ताकि म्यांमार में सेना को चुनौती देने वाले विद्रोहियों में खौफ पैदा किया जा सके। और चीन ने जो तस्वीरें जारी की थी उनमें चीन की सेना के ताकतवर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का बेड़ा मौजूद दिखा, जबकि सैनिक युद्ध अभ्यास के दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी करते नजर आए थे।
लेकिन विद्रोहियों ने म्यांमार सीमा पर चीन की 5वीं चौकी पर कब्जा कर एक बार फिर उसे कड़ी चेतावनी दे डाली। बड़ी खबर आई ईरान पर साइबर अटैक से जुड़ी। ईरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हो गया और इसकी वजह से वहां के 70% पेट्रोल पंप ठप हो गए, जिससे पूरे ईरान में हाहाकार मच गया। ईरान ने इसके लिए इजरायल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उसका आरोप है कि इजरायल के हैकरों ने मिलकर ये साजिश रची। इससे पहले भी ईरान पर साइबर अटैक हो चुके हैं। पिछले कुछ साल में वहां गैस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों के साथ साथ कई फैक्ट्रियों को भी हैकर निशाना बना चुके हैं और इस बार साइबर अटैक से वहां के ज्यादातर पेट्रोल पंप ठप हो गए। इन पेट्रोल पंपों के सॉफ्टवेयर में अचानक बड़ी खराबी आ गई। ऐसी खराबी कि देखते ही देखते ईरान के कई पेट्रोल पंपों को बंद करने की नौबत आ गई। और जैसे ही ये खबर ईरान में फैली, वहां पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पेट्रोल और डीजल ना मिलने से परेशान लोग इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे उन पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ने लगी जिन्हें हैकरों ने निशाना बनाया। बाद में ईरान की सरकार ने साफ कर दिया कि करीब 70% पेट्रोल पंप साइबर अटैक की वजह से ठप हो गए और सिर्फ 30% पेट्रोल पंपों के सहारे ही पूरे ईरान में लोगों को पेट्रोल और डीजल मिल सका। और इसके बाद ईरान ने साइबर हमले के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल और अमेरिका को घेर लिया। और ईरान के तेल मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायल के हैकरों ने उसके पेट्रोल पंपों को हैक कर दिया, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ा। ये साइबर अटैक ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी लड़ाके लाल सागर में इजरायल और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। वहीं लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन वजहों से इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और माना जा रहा है कि ये तनाव जल्द खत्म नहीं हुआ तो पश्चिम एशिया में जंग का नया मोर्चा बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इजरायल पहले से ही ईरान पर आग बबूला है। क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उसकी नाक में दम कर रखा है। इजरायल एक तरफ पिछले 2 महीनों से हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन ईरान के समर्थन वाले ये दोनों संगठन उसे लगातार निशाना बना रहे हैं। यमन के हूथी लड़ाकों ने तो इजरायल तक पहुंचने वाले जहाजों को ही टारगेट कर रखा है। हूथी लड़ाके लाल सागर को घेर कर बैठे हैं और यमन से होकर जैसे ही कोई जहाज इजरायल की तरफ मुड़ता वो उस पर हमला कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों में हूथी लड़ाकों का हमला इतना बढ़ गया है कि इजरायल को भूमध्य सागर के साथ साथ लाल सागर में भी अपने खतरनाक युद्धपोतों को तैनात करना पड़ा। इसी तरह अमेरिका भी हूथी लड़ाकों के हमले से परेशान है। ये दोनों देश इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि ईरान के इशारे पर ही हूथी और हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं। और इसीलिए ईरान पर जैसे ही साइबर अटैक हुआ, उसने अमेरिका और इजरायल को कसूरवार ठहरा दिया। ईरान पर पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप हैक हो जाने से ईरान भी हैरान रह गया। वो कुछ समझ पाता या उनसे निपटने की तैयारी करता, उससे पहले ही हैकरों ने उसे भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया। ईरान पहले भी हैकरों के निशाने पर रह चुका है। पिछले साल ही इजरायल के एक हैकर ग्रुप ने ईरान के दक्षिण में मौजूद एक बड़ी स्टील कंपनी को हैक कर लिया था। वहीं 2021 में ईरान के कई पेट्रोल पंपों को हैकरों ने ठप कर दिया था। लेकिन ईरान की परेशानी ये है कि वो लंबे वक्त से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से इन देशों ने उस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। ऐसे में मशीनरी चीजों के लिए ईरान को ज्यादातर चीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि चीन में बने उपकरण या चीन के सॉफ्टवेयर उसके लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। उधर द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायल के सैनिकों से खुफिया जानकारी निकालने के लिए ईरान हनी ट्रैप का सहारा ले रहा है। यानी उसने कई लड़कियों को इस तरह से ट्रेनिंग दी है कि वो इजरायल के सैनिकों से खुफिया जानकारी निकाल सके, ताकि ईरान के जरिए हमास के लड़ाकों को गाजा में इजरायल के ऑपरेशन की सारी जानकारी मिल सके। क्योंकि इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसकर लगातार हमास के ठिकानों पर हमले बोल रही है और एक एक कर हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उसकी कमर तोड़ने में लगी है।
खबर के मुताबिक इजरायल के ऑपरेशन की धार कुंद करने के लिए ही ईरान ने हनी ट्रैप वाली चाल चली है, ताकि ईरान के जरिए हमास के लड़ाके इजरायल के हर कदम का पता लगा सकें और हमास के लड़ाकों की जान बच सके, क्योंकि गाजा की जो सुरंगें हमास का सुरक्षा कवच हैं, इजरायल उन सुरंगों तक भी पहुंच गया है। ऐसे में इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए हमास ईरान की मदद ले रहा है और इसीलिए ईरान ने हनी ट्रैप का सहारा लिया है, ताकि वो इजरायल की सेना से खुफिया जानकारी निकलवा सके। क्योंकि ईरान जानता है कि इजरायल हमास के खात्मे के लिए उस पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है, जिससे बचना हमास के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए ईरान ने कई लड़कियों को इजरायल की सेना के बड़े अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की ट्रेनिंग दी। ईरान ने इस काम के लिए ऐसी लड़कियों को चुना जो इजरायल के सैनिकों से हिब्रू में बात कर सके, ताकि उन्हें किसी भी तरह का शक न हो और वो आसानी से इजरायल के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां निकलवा सकें। खबरों के मुताबिक ईरान ने उन लड़कियों की तस्वीरों को इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए और उन अकाउंट के जरिए उन लड़कियों ने पहले इजरायल की सेना के बड़े अधिकारियों से दोस्ती की और फिर उन्हें अपनी तस्वीरें भेजकर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। बताया गया कि ऐसे 22 सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए थे, जिनके जरिए इजरायल के सैनिकों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ईरान के जरिए हमास इजरायल के सैनिकों से खुफिया जानकारी निकलवा सके। क्योंकि हमास जल्द से जल्द इजरायल की हर हरकत के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है, ताकि वो इजरायल को चौतरफा घेर कर उस पर हमला कर सके। हमास को डर है कि आज नहीं तो कल इजरायल उस पर ऐसा हमला करेगा जिससे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, और इसीलिए हमास जंग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद वाला तरीका अपना रहा है और वो ईरान के जरिए इजरायल के सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले हमास ने भी अपने संगठन में ऐसी लड़कियों को शामिल किया था जो इजरायल के बड़े सैनिकों को वीडियो कॉल के जरिए हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन इजरायल हमास की इन हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए हमास की हनी ट्रैप वाली चाल फेल हो गई थी। लेकिन अब अपने दोस्त ईरान के जरिए हमास फिर से इजरायल के सैनिकों को फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए ईरान ने कई लड़कियों को खास ट्रेनिंग दी है, ताकि इस बार हमास का प्लान फेल न हो और इसे इजरायल के ऑपरेशन की सारी जानकारियां मिल जाएं। और इस बीच ईरान ने अपनी सीमा पर खतरनाक हथियार तैनात कर दिए। खबर है कि इजरायल और अमेरिका से निपटने के लिए सीमा पर उसकी सेना निगरानी कर रही है। मतलब कि हमास से छिड़ी जंग के बीच इजरायल और उसकी मदद करने वाले अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी सीमा पर खतरनाक मिसाइलों और तोपों की तैनाती कर दी। इसके साथ ही वहां ड्रोन के जरिए भी ईरान इजरायल और अमेरिका की एक एक हरकत पर कड़ी नजर रख रहा है। असल में इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद से ही ईरान हमास के समर्थन में खड़ा है, जबकि इजरायल की मदद करने वाले देशों को वो फूटी आंख देखना नहीं चाहता और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो अमेरिका से सीधी जंग की तैयारी में जुट गया। इतना ही नहीं, ईरान ने इशारों में ही ये आशंका जता दी कि इजरायल और अमेरिका मिलकर उस पर हमले के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसीलिए ईरान ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी, क्योंकि अमेरिका इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद पश्चिमी एशिया में बहुत पहले ही अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुका है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ईरान अपने खतरनाक हथियारों के जरिए उसे जवाब देने का मूड बना चुका है, ताकि ईरान में पश्चिम एशिया में अमेरिका को बराबरी का टक्कर दे सके। यानी वो हथियारों के दम पर अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहता है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में अमेरिका F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को वहां उतार चुका है और ड्रोन के जरिए भी वो आसमान में नजर रख रहा है, जबकि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी, जिसमें पलक झपकते ही टारगेट को तबाह करने की ताकत होती है, क्योंकि पेट्रियट लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है और ऐसे में ईरान को डर सता रहा है कि उसके दुश्मन देश किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वो सबसे पहले अपनी सीमा को सुरक्षित करने में जुटा है। इधर रिकॉर्ड तेजी पर पहुंचने के बाद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली हुई और इससे सेंसेक्स 931 अंक गिरकर बंद हुआ।
और इस दौरान सभी बड़े सेक्टर के शेयर लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, कमोडिटी, पावर और ऑटो सेक्टर के शेयरों में रही। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, FMCG और IT शेयरों पर भी दबाव रहा, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 931 अंकों की गिरावट के साथ 70,506 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 302 अंक गिरकर 21,150 के स्तर पर आ गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। आदमी और आदमी की जात देखिए, आदमी और आदमी की जात देखिए, इसकी शह पे उसको दी है मात देखिए। सौबात की एक बात कही राजेश ने, एक हाथ में उसूल है, दूजे में स्वार्थ है, साथ साथ उठेंगे दोनों हाथ देखिए। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात का।